हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्पीड अप स्टडी। जैसा आपने वीडियो की थंबनेल में भी देखा, तो आज हम बात करने वाले हैं सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली करंट टॉपिक के बारे में, जो कि है बीएनएस यानी कि भारतीय न्यायिक संहिता। तो चलिए डिटेल में जानते हैं इसके बारे में और बिना देर किए हुए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो जैसे कि आज हमें पता है कि हम बात करने वाले हैं भारतीय न्यायिक संहिता की, और ये आजकल न्यूज़ में इतना डिस्कशन में क्यों है इसके बारे में जानने के लिए। लेकिन इसके बारे में जानने से पहले अगर हम बात करें सबसे पहले इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की, कि भारतीय न्यायिक संहिता जैसा जो ये शब्द है यानी कि बीएनएस है, वो इतना चर्चा में क्यों आ रहा है। तो हिस्ट्री में हम पीछे चलते हैं और बात करते हैं इंडियन पीनल कोड की, जो कि एक ऑफिशियल क्रिमिनल कोड था हमारे पूरे गणतंत्र भारत का, जो कि एक कॉलोनियल टाइम से पास किया गया ऑफिशियल क्रिमिनल कोड था, जो कि कंप्लीट इसमें कवर करता है हमारे सारे क्रिमिनल लॉस की एस्पेक्ट्स को, यानी कि जितने भी क्रिमिनल लॉस हैं, यानी कि क्राइम अगर कुछ होता है तो उसके लिए क्या सजा होना चाहिए, इस बारे में सारी जानकारी वो ये कवर करता था। क्या? इंडियन पीनल कोड। इंडियन पीनल कोड की अगर हम बात करें तो वो फोर्स में आया था 1862 में, यानी कि 1862 में इंडियन पीनल कोड आईपीसी को लागू कर दिया गया था सभी ब्रिटिश प्रेसिडेंसीज में, एक्सेप्ट प्रिंसली स्टेट्स, यानी कि जितने भी राजाओं के गढ़ उस वक्त हुआ करते थे उन जगहों को छोड़ के जहां जहां पर भी ब्रिटिश शासन का रूल हुआ करता था, वहां पर ये इंडियन पीनल कोड को लागू कर दिया गया था। अब आपके सामने ये बात आएगी कि भारतीय न्यायिक संहिता को लाने की हमें क्या जरूरत पड़ी, या फिर इंडियन पीनल कोड को हटाने की क्या जरूरत थी। जैसे कि हमें पता है कि भारतीय न्यायिक संहिता, जो कि एक हमारे आज के समय का क्रिमिनल कोड ऑफ जस्टिस है, क्रिमिनल कोड ऑफ जस्टिस यानी कि जस्टिस को बताने के लिए या फिर जस्टिस देने के लिए कितने सारे रूल्स एंड नियम्स एंड रूल्स एंड रेगुलेशन बताए गए हैं, वो भारतीय न्यायिक संहिता में इंक्लूडेड है। एंड जिस तरीके से ब्रिटिश सरकार ने हमारे इंडिया में 1862 में ये इसके लिए जितने भी रूल्स बनाए थे, वो सारे अभी के टाइम पे कह सकते हैं वैलिड नहीं है, या फिर इतने ज़्यादा फिट नहीं बैठ रहे हैं आज के समय में। क्योंकि जैसा कि हम भी समझते हैं कि आज के समय पे अगर हम कोई प्लानिंग या प्लॉटिंग करते हैं तो 5 साल बाद वो प्लानिंग प्लॉटिंग हमारी उस तरीके से नहीं चलती है, क्योंकि समय के साथ साथ काफ़ी सारी चीज़ें बदलती जाती हैं। तो इंडियन पीनल कोड को यानी कि जस्टिस देने का तरीका भी हमारे भारत में अब बदलने लगा है। इसी वजह से भारतीय न्यायिक संहिता को लाने की यहाँ पर ज़रूरत पड़ी। A parliamentary committee recently reviewed the Indian Code of Justice, that is BNS, by the 2023 bill। यानी कि पार्लियामेंट्री कमेटी ने हमारे इंडियन कोड ऑफ जस्टिस, जिसको नया नाम दिया गया है भारतीय न्यायिक संहिता को, बिल 2023 के द्वारा लाया गया है सामने, जहां पर कुछ सिग्निफिकेंट चेंजेस किए गए हैं हमारे इंडियन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, जिसमें कुछ चीज़ें इंक्लूडेड हैं, जैसे कि जेंडर न्यूट्रल प्रोविजंस हैं, एडल्ट्री को क्रिमिनलाइजिंग करने का भी प्रावधान यहाँ पर सामने आया है, और जो भी चीज़ें लॉ कमेटी द्वारा रिकमेंडेड थी उस रिकमेंडेशन को भी इस लॉ में यानी कि भारतीय न्यायिक संहिता में इंक्लूड किया गया है। जो भारतीय न्यायिक संहिता बिल है वो होम मिनिस्ट्री द्वारा प्रस्तावित किया गया है, एंड ये रिप्लेस करता है हमारे कॉलोनियल एरा में बनाए गए इंडियन पीनल कोड यानी कि आईपीसी को। अब इससे जुड़े हुए जो काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं उनके बारे में हम देखते हैं, यानी कि बीएनएस में ऐसी क्या क्या नई चीज़ें आई हैं जो आईपीसी में नहीं थी, या फिर आईपीसी में जो पहले था उसमें क्या चेंजेस लाए गए हैं, और जो भी चीज़ें नहीं थी उनमें क्या चीज़ नई इंक्लूडेड की गई हैं, उसके बारे में हम आगे देखते हैं। यहाँ पर बात करेंगे हम की फीचर्स ऑफ द प्रपोज चेंजेस टू द बीएनएस, यानी कि भारतीय न्यायिक संहिता में क्या नए नए फीचर्स को प्रपोज किया गया है, वहाँ पर उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो बात करते हैं एडल्ट्री की एंड जेंडर न्यूट्रल प्रोविजंस की। पार्लियामेंट्री कमेटी हैज रिकमेंडेड इंक्लूजन ऑफ अ जेंडर न्यूट्रल प्रोविजंस। अगर हम बात करें एडल्ट्री की, जो कि एक वर्ड में आप कह सकते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, यानी कि कोई भी मेल या कोई भी फीमेल या फिर कोई भी हस्बैंड या फिर कोई भी वाइफ शादी में रहते हुए अगर किसी दूसरे स्त्री या दूसरे पुरुष के साथ संबंध बनाती है, उस चीज़ को हम कहते हैं एडल्ट्री। इसको आप एक और वर्ड से भी देख सकते हैं, जिसको कहते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की अगर हम बात करें तो 2018 में आईपीसी के द्वारा ये जो एडल्ट्री था वो एक क्रिमिनल ऑफेंस था, बट 2018 में इसको प्राइवेसी के द्वारा देखा गया, तो यहाँ पर एडल्ट्री को डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया, यानी कि अब ये क्रिमिनल ऑफेंस नहीं था 2018 से। बट 2018 के बाद यहाँ पर बहुत ज़्यादा देखा गया कि जिसकी वजह से महिलाओं के घर टूट रहे थे, महिलाओं को घर से निकाला जा रहा था, और उनके जो पारिवारिक संबंध हैं वो भी बहुत ज़्यादा खराब हुए जा रहे थे। इसी वजह से एडल्ट्री को यहाँ पर यानी कि भारतीय न्यायिक संहिता में दोबारा से क्रिमिनलाइज करने का प्रावधान सामने लाया गया है।
अगर और बात करें एडल्ट्री की, तो वहां पर हमें समझ में आता है कि जो पहले एडल्ट्री क्रिमिनलाइजेशन का जो लॉ था वो सिर्फ मेल्स पे था, यानी कि अगर कोई पुरुष अगर किसी महिला के साथ संबंध बनाता है अपनी पत्नी के रहते हुए, पुरुष को ही जेल हुई करती थी या फिर उसको क्रिमिनल एज अ क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता था। बट नाउ अब क्या हुआ है, जेंडर न्यूट्रल प्रोविजंस लाए गए हैं, जिसमें अभी इस दौरान जितनी भी महिलाएं हैं अगर उनका भी कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है तो उसको भी क्रिमिनलाइज करने का प्रावधान यहाँ पर सामने आया है। इसमें क्या किया गया है, एडल्ट्री को क्रिमिनलाइज किया गया है। दिस स्टेप हैज बीन टेकन आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड सेक्शन 497 ऑफ द इंडियन पीनल कोड विच क्रिमिनलाइजेस एडल्ट्री एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल इन 2018। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि सेक्शन 497 ऑफ आईपीसी था जहां पर एडल्ट्री को क्रिमिनलाइजेस कर दिया गया था, जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया गया था, यानी कि असंवैधानिक बताया गया था 2018 में। द पैनल सीक्स टू प्रोटेक्ट द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज इन अ जेंडर न्यूट्रल मैनर, बट अब इस पैनल ने जेंडर न्यूट्रल बना दिया गया है, यानी कि अब चाहे वाइफ अपने किसी और के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखते हैं या फिर हस्बैंड अब किसी और के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखता है तो दोनों को सजा का प्रावधान यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो कुछ वर्ड्स की डेफिनेशन भी यहाँ पर क्लियर की गई हैं हमारी भारतीय न्यायिक संहिता में। The committee has suggested better definitions for the words of the community service and life imprisonment in the bill. लाइफ इम्प्रिजनमेंट, आई होप आप लोगों को पता होगा कि उम्र कैद की सजा को हम लाइफ इम्प्रिजनमेंट पे कहते हैं। इसकी डेफिनेशन यानी कि पर्टिकुलर डेफिनेशन, अब से हम लाइफ इम्प्रिजनमेंट को क्या कहेंगे, इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन हमारे भारतीय न्यायिक संहिता में हम लोगों को बताई गई है। एंड एक जो नया शब्द ऐड किया गया है वो है कम्युनिटी सर्विस का। यहाँ पर कम्युनिटी सर्विस एक पनिशमेंट का तरीका बताया गया है, यानी कि अभी तक अगर हम देखें तो हमारे पास अगर हम कोई भी व्यक्ति कोई क्राइम करता था तो उसके पास क्या क्या पनिशमेंट्स देने के क्या क्या तरीके होते थे, पुलिस को या फिर गवर्नमेंट या फिर कह सकते हैं जस्टिस सिस्टम के पास क्या तरीके हुआ करते थे। फर्स्ट होता था अगर छोटे मोटे कोई क्राइम होते थे तो हम फाइन देते थे, सेकेंड हमारे पास जेल हो जाती थी, या फिर थर्ड एट द लास्ट सबसे जो बड़ी सजा मानी जाती है वो होता था लाइफ प्रिजनमेंट या फिर एट लास्ट डेथ। ठीक है, डेथ हो जाती थी। लेकिन अब एक और नया तरीका बताया गया है किसी भी इंसान को पनिशमेंट देने का, जो कि है कम्युनिटी सर्विस। यानी कि अगर कोई छोटी मोटी कोई क्राइम अगर करता है, जैसे कि थेफ्ट हुआ, डिफेमेशन हुआ, ठीक है, उसके अलावा किसी को अगर धमकी देना हुआ, यानी कि अगर आप ऐसा किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को या फिर किसी के सामने आप किसी को धमकी देंगे कि अगर आप मेरा इस तरीके का काम नहीं करवाएंगे तो मैं आपके सामने सुसाइड कर लूंगा, आग लगा लूंगा अपने आप को, या XYZ कुछ भी हो सकता है। तो इन तरीके के ऑफेंसेस को लाइफ प्रिजनमेंट, फाइन या फिर जेल, इन सब चीजों को हटाकर एक नया पनिशमेंट बताई गई है कम्युनिटी सर्विस। यानी कि ऐसे लोगों को जेल में नहीं डाला जाएगा, फाइन नहीं लिया जाएगा, ना कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर डेथ सेंटेंस सुनाया जाएगा, बल्कि इन लोगों से कुछ ऐसी कम्युनिटी सर्विस कराई जाएंगी जिसके लिए उनको अपनी गलती का पछतावा भी हो। और जो बहुत बड़ी समस्या है हमारे भारत में जेल भरे जाने की, यानी कि काफी सारे ऐसे जेल्स हैं जो ओवर क्राउडेड हैं, यानी कि इतने सारे क्रिमिनल्स हैं और हमारे पास जेल्स की जो संख्या है वो काफी ज्यादा कम है। तो उस चीज को कम करने के लिए भी, यानी कि जेल की जो कह सकते हैं पॉपुलेशन जो क्राउडेड है उसको कम करने के लिए जो छोटे मोटे कह सकते हैं जो क्राइम्स हैं उनको पनिश करने के लिए, उनको क्रिमिनल्स को पनिश करने के लिए कम्युनिटी सर्विस जैसी एक पनिशमेंट यहाँ पर सामने आई है। यानी कि वो आपसे किसी भी कह सकते हैं सड़क की झाड़ू लगवा लेंगे या फिर वहां पर सफाई करवा लेंगे, किसी भी जगह किसी की मदद करवा सके। जो कम्युनिटी सर्विस है यानी कि जो जिससे समाज का कुछ भला हो, ऐसी कम्युनिटी सर्विस आपसे एक पनिशमेंट के तौर पर लिया जाएगा अगर आपने कोई छोटा मोटा क्राइम किया हो, जैसे कि थेफ्ट, यानी कि आपने कोई छोटी मोटी चोरी की हो, आपने कोई फर्स्ट टाइम कोई छोटा मोटा क्राइम अटेंड किया हो। इन तरीके के क्राइम को पनिश करने के लिए हमने कम्युनिटी सर्विस जैसा प्रावधान सामने लाया है। किसने? BNS यानी कि भारतीय न्यायिक संहिता ने। अगर हम नेक्स्ट बात करें पॉजिटिव चेंजेस की, यानी कि इसमें क्या क्या पॉजिटिव चेंजेस हुए हैं, तो द न्यू ड्राफ्ट कोड इंक्लूड्स द रिमूवल ऑफ सेक्शन 124A, यानी कि सेडिशन का जो लॉ था उसको हटाने का भी काम BNS ने किया है। जो नया ड्राफ्ट कोड बना है उसमें
सेक्शन 124A ऑफ आईपीसी यानी कि इंडियन पिनल कोड को हटा दिया गया है, जिसमें सेडिशन की बात की गई थी और प्रोसिक्यूटिंग क्राइम्स कमिटेड अब्रॉड को का भी प्रोविजंस दिया गया है। अब इस सेडिशन को मैं अभी आपको आगे समझाऊंगी कि सेडिशन का मतलब क्या होता है एंड इसकी डेफिनेशन क्या होती है, साथ ही साथ इसको क्यों हटाया गया है एंड इसकी जगह वापस से क्या नई चीज लाई गई है, इसको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगी। बट यहाँ पर एक चीज और समझ लेते हैं, प्रोविजंस ऑफ प्रोसिक्यूटिंग क्राइम्स कमिटेड अब्रॉड के बारे में। यहां पर बात की जाती है मतलब किसी भी तरीके का कोई इंसान अगर किसी भी तरीके का क्राइम करता है एंड वो क्राइम करता है हमारे इंडिया में और क्राइम करके भाग जाता है किसी दूसरे देश में, किसी दूसरी कंट्री में भाग जाता है। जस्ट फॉर एन एग्जांपल अगर हम बात करें दाऊद इब्राहिम की, जो कि किस केस जो कि आप बता सकते हैं किस टेररिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व था, आप नीचे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दे सकते हैं। तो उसके ऊपर जैसे कि आपको पता है कि वो टेररिस्ट काउंट किया जाता है हमारे कह सकते हैं जस्टिस सिस्टम के द्वारा। बट क्या होता है कि अभी तक इसको इतनी बार हमारी कोर्ट ने लेटर्स भेजे हैं, नोटिस भेजा है कि आप हमारे कोर्ट में आइए, आपका प्रोसिक्यूशन हमें स्टार्ट करना है, आपके यहाँ हमें कार्रवाई चलानी है, आप अपना पक्ष रखिए, हम भी अपने एडवोकेट्स लाएंगे जिसमें आप अगर गिल्टी प्रूफ हो जाते हैं तो आपको सजा होगी। लेकिन क्या हुआ, जो दाऊद इब्राहिम था, ऐसे काफी सारे और टेररिस्ट हैं, वो हमारे इंडिया में क्राइम करके भाग जाते हैं किसी दूसरे देश में और वहां जाके पनाह ले लेते हैं एंड हमारे पास जो लीगल जो कार्रवाई होती है वो हमें रुकी रहती है काफी ज्यादा लंबे टाइम के लिए। बट अब ये जो नया लॉज लाया गया है वो किसके बारे में बात करता है कि मान लीजिए अगर आपने इंडिया में कोई क्राइम किया भी है और फिर आप किसी दूसरी कंट्री में भाग जाते हैं वहां से क्राइम करके, फिर भी आपको जो कोर्ट है एक बार नोटिस भेजेगी, 2 बार नोटिस भेजेगी, तीसरी बार नोटिस भेजने के बाद भी अगर आपका कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है सामने से, तो कोर्ट अपना एक वकील को अपॉइंट करके, आपके लिए भी आपके तरफ से भी एक वकील को अपॉइंट करके अपना प्रोसिक्यूशन स्टार्ट कर देगी। यानी कि अगर मान लीजिए दाऊद इब्राहिम को अभी एक टेररिस्ट बताया गया है लेकिन अभी वो गिल्टी फाउंड नहीं हुआ है, ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर कोई भी प्रोसिक्यूशन चला ही नहीं गया, कोई भी लीगल एक्टिविटीज उसके ऊपर हुई नहीं है, तो उसको इसलिए हम गिल्टी नहीं फाउंड कर सकते। लेकिन अब क्या होगा, अगर ये बात अगर फिर से सामने आएगी दाऊद इब्राहिम की, तो उसके ऊपर केस क्या होंगे, फिर से स्टार्ट हो जाएंगे। अब केस लड़ते लड़ते, क्योंकि वो तो सामने नहीं आएगा कोर्ट में अपनी गवाही देने के लिए कि मैंने ये जुर्म किया है, टेररिस्ट एक्टिविटी में हिस्सा था मेरा या नहीं था, लेकिन जो हमारे यहाँ पे प्रोसिक्यूशन वो चलता रहेगा। उसकी तरफ से भी एक वकील हम ही लोग अपॉइंट कर देंगे और हमारी तरफ से यानी कि इंडिया की तरफ से भी एक वकील आएगा। दोनों तरफ से बहस होगी एंड अगर फिर ये सारी चीजों में करते हुए अगर आप दाऊद इब्राहिम वहां पे प्रेजेंट नहीं भी होता है, फिर भी अगर वो उस बहस में यानी कि एडवोकेट में अगर फैसला सुना दिया जाता है कि दाऊद इब्राहिम गिल्टी है, यानी कि अभी जिसको हम दाऊद इब्राहिम को भगौड़ा कहते हैं, यानी कि वो कह सकते हैं भाग गया है क्राइम करके, फिर वो गिल्टी माना जाएगा पूरे वर्ल्ड के सामने। यानी कि अभी एक बहुत अच्छा लॉ लाया गया है कि अगर आप नहीं भी आएंगे तो भी हम आपका प्रोसिक्यूशन चलाएंगे, अगर आप उसमें गिल्टी फाउंड होते हैं तो बस, और मान लीजिए हमारे सुप्रीम कोर्ट ने उसको फांसी की सजा सुना दी गई, तो फिर जब भी वो अगर भारत में या फिर कहीं पर पाया जाता है या फिर तो उसको पकड़ के सीधे उसके ऊपर कोई भी लीगल एक्टिविटीज नहीं चलाई जाएंगी, सीधे के सीधे उसको फांसी दे दी जाएगी या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा दे दी जाएगी या फिर जो कोई भी पनिशमेंट सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड की होगी। यानी कि इसके बाद से जो टाइम हमारा वेस्ट हो रहा है कि इतने सालों से दाऊद इब्राहिम को पकड़ा नहीं गया है, तो वो वाली जो टेंशन है वो खत्म हो जाएगी वहां से। सो आई होप आपको ये वाला जो कह सकते हैं प्रोविजन है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ लीगलाइजिंग एंड क्रिमिनलाइजिंग एडल्ट्री। एडल्ट्री यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं कंट्रोवर्शियल टॉपिक रहा पूरे संसद में भी, जब वहां पर चर्चा हुई तो वहां पर बहुत ज्यादा डिस्कशन हुआ एडल्ट्री को लीगलाइज करने का और इसको क्रिमिनलाइज करने का भी, इसको क्रिमिनलाइज किया जाए या फिर ना किया जाए। सो अगर हम बात करें जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 के जजमेंट के अनुसार, द सुप्रीम कोर्ट रिकॉग्नाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ पर्सनल ऑटोनॉमी एंड राइट टू प्राइवेसी। यानी कि 2018 के जजमेंट के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने पर्सनल ऑटोनॉमी और राइट टू प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए एडल्ट्री को लीगलाइज कर दिया था और फिर एक्नॉलेज कर दिया गया था राइट्स ऑफ एडल्ट्स टू मेक डिसीजंस अबाउट द पर्सनल रिलेशनशिप्स विदाउट स्टेट इंटरफेरेंस। यानी कि स्टेट के बिना इंटरफेरेंस के जो एडल्ट है वो अपने बारे में, अपने लाइफ के बारे में कोई भी फैसला ले सकता है, उसको पूरी आजादी है। The court said the 158-year-old law is unconstitutional and violates the Article 21, that is right to life, personal liberty, and Article 14, that is right to equality. 2018 में सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि जो 158 साल पुराना जो लॉ है, यानी कि क्योंकि आईपीसी कब का है, 1862 में वो लागू किया गया था,
तो 1862 का जो लॉ है वो सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में बोला कि ये एक तरीके से किसी भी इंडिविजुअल का आर्टिकल 21 जिसमें राइट टू लाइफ आती है और पर्सनल लिबर्टी आती है उसको वायलेट करता है। साथ ही साथ आर्टिकल 14 जिसमें राइट टू इक्वेलिटी आती है उसको भी वायलेट करता है। तो ये इसको डिक्रिमिनलाइजेशन इसका कर देना चाहिए, किसका? एडल्ट्री का। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ कवर्चर की। डॉक्ट्राइन ऑफ कवर्चर क्या है इसके बारे में हम आगे देखते हैं। सेक्शन 497 ऑफ द इंडियन पीनल कोड ऑफ आईपीसी इज बेस्ड ऑन द डॉक्ट्राइन ऑफ कवर्चर, यानी कि डॉक्ट्राइन ऑफ कवर्चर के बारे में कहां बताया गया है? आईपीसी में सेक्शन 497 में डॉक्ट्राइन ऑफ कवर्चर के बारे में बताया गया है। ऑल्दो इट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, हालांकि ये जो डॉक्ट्राइन ऑफ कवर्चर है इसका कोई भी प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं बताया गया है। अब ये डॉक्ट्राइन ऑफ कवर्चर होता क्या है? इसमें बात की जाती है आफ्टर मैरिज अ वुमेन लूजेस हर फॉर्मल आइडेंटिटी एंड लीगल राइट्स एंड दिस इज अ वायलेशन ऑफ हर फंडामेंटल राइट्स। इसमें माना जाता है डॉक्ट्राइन ऑफ कवर्चर के बारे में कि जब भी कोई महिला शादी करके अपने पति के घर पे जाती है एंड आफ्टर मैरिज उसकी जितनी भी आइडेंटिटी उसकी खुद की होती है, उसके खुद के जो लीगल राइट्स होते हैं वो सारे वो अपने कह सकते हैं लूज कर देती है, जो कि ऑब्वियसली अगर आप अभी ये देखेंगे तो बिल्कुल वायलेशन है उसके फंडामेंटल राइट्स का। यानी कि उसने किसी से शादी की तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि उसकी जो पर्सनल आइडेंटिटी है या उसकी खुद के जो लीगल राइट्स हैं वो बिल्कुल ही उसको हटा दिया गया है या फिर वो डोमिनेट हो रही है किसी के द्वारा। ह्यूमन फ्रीडम अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट, अब ह्यूमन फ्रीडम के बारे में भी क्या बताया है सुप्रीम कोर्ट ने? दैट अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट मैरिज डज नॉट मीन हैंडिंग ओवर द ऑटोनॉमी ऑफ वन टू द अदर, यानी कि मैरिज का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हमने किसी सामने वाले इंसान को अपनी पूरा मालिकाना हक हमारा दे दिया, यानी कि हमारे ऊपर उसका पूरा मालिकाना हक है और हमारे ऊपर हमारा खुद का ही हक नहीं है। तो दिस इज नॉट द राइट वे अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने ह्यूमन फ्रीडम को साथ में लेकर कहा कि हर एक ह्यूमन का फ्रीडम होना चाहिए, उसके पास एक खुद के फंडामेंटल राइट्स होना चाहिए। The Supreme Court believes that society imposes impossible qualities on a woman, puts her on a pedestal and limits her to a certain scope. सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर एक और स्टेटमेंट दिया कि सोसाइटी वुमेन को एक कह सकते हैं ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करती है और इस तरीके से उसको इस मुकाम पर आकर खड़ा कर देती है जहां पर उसको अपने खुद के स्कोप को लिमिट करना पड़ता है, यानी कि वो जो इसकी काबिलियत है उसको खुद को लिमिट करना पड़ता है एंड फिर उसको भी वहां से उतना कह सकते हैं इज्जत या परेशानी ही झेलनी पड़ती है, इज्जत नहीं मिलती है वहां पर भी ये सब करने के बाद भी। बट द सेम सोसाइटी हैज नो हेजिटेशन इन कमिटिंग एक्ट्स लाइक रेप, ऑनर किलिंग, सेक्स डिटर्मिनेशन एंड इन्फेंटिसाइड। अगर हम फिर बात करें वही डबल स्टैंडर्ड सोसाइटी की तो उसको तब बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है जब वो रेप, ऑनर किलिंग और सेक्स डिटर्मिनेशन के बाद इन्फेंटिसाइड जैसे क्राइम्स को कमिट करती है। तो इसीलिए इस सोसाइटी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये स्टेटमेंट अपना यहाँ पर पास किया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे भारतीय न्यायिक संहिता में काफी सारी चीजों का यानी कि काफी सारे वर्ड्स की डेफिनेशन भी हमें बताई गई है, जिसमें सबसे पहली डेफिनेशन आ जाती है सेडिशन की। इट इज नो लॉन्गर एन ऑफेंस। सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं, फिर देखते हैं कि इसकी जगह पे क्या नया प्रोविजन आया है। इट इज नो लॉन्गर एन ऑफेंस। सेडिशन को पहले यानी कि आईपीसी के द्वारा ऑफेंस माना जाता था। सेडिशन एक्चुअली में है क्या? सेडिशन का मतलब है अगर कोई भी व्यक्ति या फिर कोई भी कह सकते हैं ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स या फिर कोई इंडिविजुअल्स किसी भी अपने गवर्नमेंट पे अगर कोई उंगली उठाता है, सवाल उठाता है या फिर उनको कुछ गलत बोलता है, देन इट इज कंसिडर्ड एज एन ऑफेंस एंड उसके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है या फिर उसको पनिश भी किया जा सकता है। एंड आप जब मैं ये बात बता रही हूं तब आपको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जो ये जो ऑफेंस था वो कब के टाइम पे था? वो था 1862 के टाइम पे, यानी कि आईपीसी के द्वारा। आईपीसी किसने लागू की थी? जो कि लागू की गई थी ब्रिटिश सरकार के द्वारा। तो ऑफ कोर्स ये बात बिल्कुल ही कह सकते हैं ऑब्वियस है कि ब्रिटिश सरकार बिल्कुल नहीं चाहेगी कि उनके ऊपर कोई उंगली उठाए या फिर उनसे कोई सवाल पूछने की हिम्मत भी करे। तो इसलिए उन्होंने सेडिशन जैसे लॉ को एक ऑफेंस कंसिडर कर दिया गया था। बट instead there is a new offense for acts endangering the sovereignty, unity, integrity of India। ठीक है, अब इसकी जगह लेकिन क्या कर दिया गया है सेडिशन में? सेडिशन को चेंज करके, यानी कि सेडिशन पहले क्या था? राजद्रोह था। यानी कि अगर आप किसी भी गवर्नमेंट को अगर आप कोई भी गलत बात बोलते हैं या फिर उनके ऊपर उंगली उठाते हैं उनके किए गए किसी भी डिसीजंस पर, तो आपको सजा हो सकती है या फिर वो ऑफेंस एज अ ऑफेंस कंसिडर किया जाएगा। बट
सेडिशन को यानी कि राजद्रोह को, सेडिशन अभी भी है लॉ, हटाया नहीं गया, बट सेडिशन की जो डेफिनेशन पहले थी राजद्रोह की, उसको चेंज करके अब बता दिया गया है देशद्रोह को। यानी कि अगर आप कोई भी हमारी कंट्री की, यानी कि अगर हम बात करें इंडिया की, तो सोवेरेनिटी, अगर आप उसकी संप्रभुता, एकता और उसकी इंटीग्रिटी यानी कि एकता को अगर आप कोई भी हानि पहुंचाने की कोशिश करेंगे, तब वहां पर आपको ये जो सेडिशन का लॉ है वो आएगा और उसको ऑफेंस भी कंसिडर किया जाएगा। यानी कि अगर आप कुछ भी ऑफेंस करते हैं अगेंस्ट द कंट्री, तो उस चीज की डेफिनेशन अब बता दी गई है सेडिशन। यानी कि सेडिशन की आईपीसी के द्वारा अगर डेफिनेशन देखी जाए तो वो थी राजद्रोह, यानी कि गवर्नमेंट पे उंगली उठाना। बट सेडिशन की हमारे बीएनएस यानी कि भारतीय न्यायिक संहिता में डेफिनेशन क्या बताई गई है, देशद्रोह की। यानी कि अगर आप कोई भी देश के ऊपर उंगली उठाते हैं तो यहाँ पर सेडिशन की नई डेफिनेशन देशद्रोह कर दी गई है, राजद्रोह से हटाकर। ओके, नाउ आई एम श्योर आपको इस सेडिशन का मतलब समझ में आ गया है। एंड अगर आपसे कोई पूछे कि सेडिशन को हटा दिया गया है, नो, सेडिशन को हटाया नहीं गया है, वो जहां पर था वहीं पर है, बस उसको अमेंड करके उसकी डेफिनेशन चेंज कर दी गई, यानी कि उसका मतलब चेंज कर दिया गया है। राजद्रोह से अब देशद्रोह को ही हम सेडिशन का लॉ कहेंगे। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, यहाँ पर एक दूसरी डेफिनेशन बताई गई है टेररिज्म। सबसे पहले तो बात है कि टेररिज्म को एक ऑफेंस कंसीडर कर दिया गया है, जो कि ऑफ कोर्स तब के जमाने में टेररिज्म जैसी कोई चीजें नहीं हुआ करती थी, तो ऑफ कोर्स ब्रिटिश सरकार ने इसके बारे में नहीं सोचा। बस आज के टाइम पे जब भी जैसे ही पाकिस्तान और भी काफी सारे अफगानिस्तान, ये जो सारे देश है जो टेररिस्ट अपने कह सकते हैं अपने घर पे या फिर अपने देश में रखते हैं, तो ऐसी टेररिस्ट एक्टिविटीज को प्रिवेंट करने के लिए टेररिज्म को ऑफेंस कंसीडर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट था। एंड बीएनएस यानी कि भारतीय न्यायिक संहिता ने इसको ऑफेंस कंसीडर कर भी लिया है। अब यहाँ पर टेररिज्म की एक बहुत ही वास्ट डेफिनेशन बताई गई है, मैं यहाँ पर आपको शॉर्ट में बता दूंगी। जहां पर टेररिज्म को कंसीडर किया गया है किसी भी ऐसे एक्ट को जहां पर आप हमारे देश के यूनिटी को, इंटीग्रिटी को, सिक्योरिटी को या फिर उसकी फाइनेंशियल यानी कि इकोनॉमिक सिक्योरिटी को, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को अगर आप कोई भी हार्म पहुंचाएंगे तो वो ऐसा एक्ट आपकी टेररिज्म में काउंट किया जाएगा। एंड टेररिज्म अगर ऑफेंस मान लिया जाता है, टेररिज्म का अगर आपने पाए जाते हैं कि आपने टेररिस्ट एक्टिविटी करी है, तो उसका काफी ज्यादा हद तक लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर इससे भी ज्यादा बड़ी सजा इसके लिए प्रावधान बताया गया है। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट ऑफ 1967 दैट इज UAPS यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, इसकी भी डेफिनेशन को बदल के ही टेररिस्ट एक्ट कर दिया गया है। यानी कि UAPA जैसा वर्ड अब हमारे जो आईपीसी में था उसको चेंज करके क्या कर दिया गया है, टेररिस्ट एक्ट, उसको नाम दे दिया गया है टेररिस्ट एक्ट का। Section 113 of the revised bill has modified the definition of the crime of terrorism to entirely adopt the existing definition under Section 15 of the UAPA। यानी कि 113 सेक्शन नंबर 113 में टेररिस्ट एक्ट की डेफिनेशन पुट की गई है, जो कि सेक्शन 15 ऑफ UAPA से निकाली गई है। नाउ अगर हम बात करें दूसरे किसी एक डेफिनेशन की, जहां पर एक और वर्ड को डिफाइन किया गया है एज ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। यहाँ पर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम क्या है, इसका मतलब क्या है, सबसे पहले तो इसको भी एक ऑफेंस के द्वारा ऑफेंस में काउंट कर लिया गया है। फिर इसमें क्या क्या इंक्लूडेड होते हैं, किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन, एक्सटॉर्शन यानी कि वसूली करना, जैसे कि आपने काफी सारी पुरानी मूवीज में भी सुना होगा हफ्ता वसूली, यानी कि किसी भी तरीके से किसी भी इंसान से या फिर कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल करे या फिर कोई प्राइवेट इंडिविजुअल करे एक्सटॉर्शन, तो उसको एक ऑफेंस माना गया है। एंड इट इज एन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, यानी कि कोई भी ऐसा क्राइम जिसको बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड पूरी प्लानिंग एंड प्लॉटिंग से उसको कमिट किया गया हो, ऐसे क्राइम्स को हम कहते हैं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। जिसमें क्या क्या चीजें आ जाती हैं, किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन, साइबर क्राइम भी आजकल जो होने लगा है सबसे ज्यादा, काफी ज्यादा, उसको भी एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में काउंट कर दिया गया है। पिटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स इज ऑल्सो एन ऑफेंस। नाउ काफी सारे जो छोटे छोटे कह सकते हैं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स हैं, यानी कि कोई भी ऐसे क्राइम्स जो प्लानिंग प्लॉटिंग से उसको अंजाम दिया गया हो, उस तरीके के छोटे छोटे मोटे जो क्राइम्स हैं उनको भी कह सकते हैं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में इंक्लूड किया गया है। नाउ इश्यूज एंड एनालिसिस ऑफ भारतीय न्यायिक सेकंड संहिता। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होना कि BNSS और BNS में क्या डिफरेंस है, ये दोनों सेम चीजें हैं, बट एक्चुअली में बात ये थी कि जो आईपीसी को हटाने की जो बात थी वो सबसे पहले नहीं की गई थी। आईपीसी में बस सिर्फ पहले कुछ अमेंडमेंट ही होने थे, बट अकॉर्डिंग टू विद द रिकमेंडेशन ऑफ द स्टैंडिंग कमेटी। स्टैंडिंग कमेटी कौन होते हैं, जो भी किसी भी लॉ, अगर कोई लॉ बनता है तो उसको कह सकते हैं उसकी रिकमेंडेशन लेने के लिए जो भी कमेटी प्रस्तावित की जाती है, जो भी कमेटी बनाई जाती है, उसको स्टैंडिंग कमेटी कहते हैं। तो स्टैंडिंग कमेटी के रिकमेंडेशंस के बाद जो
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स होने थे आईपीसी में, उसको हटा करके ये बताया गया कि आप अमेंडमेंट मत करिए, क्योंकि अमेंडमेंट करके ऐसे हम कितने सारे अमेंडमेंट करेंगे और कितनी सारी चीजें हमें जोड़नी पड़ेंगी और काफी ज्यादा हमें लगता है कि आगे जाके चीजें बदलने वाली है। तो अगर हम बार बार अमेंडमेंट करते रहेंगे, इससे अच्छा है कि हम दूसरा अपना एक क्रिमिनल कोड ऑफ जस्टिस खुद से ही हमारा एक फुल फ्लेज्ड इंडियन वर्जन हम इसका बना देते हैं। तो इसलिए इसको, क्योंकि सबसे पहले पारित हुआ भारतीय न्यायिक संहिता के नाम से, लेकिन वो वापस कर दिया गया फिर से बनाने के लिए स्टैंडिंग कमेटी में दोबारा से इसको बनाया, तो फिर इसलिए इसको बोला भारतीय न्यायिक सेकंड संहिता। ओके, आई होप ये कंफ्यूजन भी आपके दिमाग से क्लियर हो गया होगा। Now BNSS defines a child to mean a person below the age of 18। यहाँ पर जैसे कि आपको पहले भी पता था कि जो चाइल्ड है उसकी एज लिमिट यहाँ पर बताई गई है कि जो भी बच्चे 18 साल से कम उम्र के हैं उनको एज अ चाइल्ड कंसिडर किया जाएगा, यानी कि 18 साल से ऊपर वाले बच्चों को या फिर ऊपर वाले इंडिविजुअल्स को एज अ चाइल्ड कंसिडर नहीं किया जाएगा, उनसे कम उम्र वाले लोगों को ही चाइल्ड कंसिडर किया जाएगा अकॉर्डिंग टू भारतीय न्यायिक सेकंड संहिता, या फिर आप इसको एक और नाम से भी कह सकते हैं BNS, यानी कि भारतीय न्यायिक संहिता ऑल्सो। ओके, अब जेंडर प्रोटेक्शन की बात करें तो जेंडर प्रोटेक्शन, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, जेंडर न्यूट्रल ग्राउंड्स पर भी जो चीजें आई हैं। ओके, तो यहाँ पर जेंडर प्रोटेक्शन की भी बात की गई है। It is argued that criminalizing adultery is a means to protect women from unfaithful spouses who might otherwise abandon them, leaving them economically vulnerable, moral and social values। अब यहाँ पर जेंडर प्रोटेक्शन में बात की गई है कि वही एडल्ट्री के बारे में, कि जो मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन कर दिया था कि अब वुमेन पर भी एंड मैन पर, एज दोनों पर ही कह सकते हैं एडल्ट्री क्रिमिनलाइजेशन का लॉ दोनों पर लागू किया जाता है। दोनों भी जेंडर, क्योंकि दोनों जेंडर इक्वल हैं, दोनों एक दूसरे से एडल्ट्री का क्रिमिनलाइज ऑफेंस कमिट कर सकते हैं, तो दोनों को सजा का प्रावधान होना चाहिए, जो कि हमें बताता है जेंडर प्रोटेक्शन। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं मॉरल एंड सोशल वैल्यूज यहाँ पर क्या बताई गई हैं एडल्ट्री के द्वारा। इट इज ऑल्सो आर्ग्यूड, ये आर्ग्यू जो मैं आपको बता रही हूँ ये सारे आर्ग्यूमेंट्स हैं, क्या क्या चीजें किस किस चीज के बारे में बताई गई हैं, किस चीज के खिलाफ बताई गई हैं। सो इट इज ऑल्सो आर्ग्यूड दैट एडल्ट्री लॉज प्रिजर्व ट्रेडिशनल मोरल social values which are still important to many people in Indian society। जैसे कि हम बात करें इंडियन सोसाइटी की, जो कि काफी ज्यादा पुरानी और कह सकते हैं सभ्य सोसाइटी है हमारी इंडियन सोसाइटी, जहां पर मैरिज एक बहुत ही पवित्र रिश्ता माना जाता है। तो एडल्ट्री जैसी चीजें हैं वो हमारे इंडियन कल्चर को काफी ज्यादा खराब करने का, कह सकते हैं खराब करती है, हमारे मोरल और सोशल वैल्यूज में ये फिट नहीं बैठती है एडल्ट्री यानी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। ओके, सो इसीलिए क्रिमिनलाइजिंग एडल्ट्री कैन बी सीन एज अ वे टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व द फैमिली स्ट्रक्चर, यानी कि एडल्ट्री को क्रिमिनलाइज करने की वजह से हम देख सकते हैं कि जो फैमिली स्ट्रक्चर है, जो कि एक हम कह सकते हैं फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है हमारे सोसाइटी का, वो प्रिजर्व हो सकता है, यानी कि घर टूटने से हमारी सोसाइटी में बच सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसकी कंप्लीट कह सकते हैं जिस्ट की, तो जहां पर साइटेशन यानी कि यहाँ पर किस एक्ट नंबर के द्वारा ये बताया गया है, एक्ट नंबर 45 ऑफ 2023 के द्वारा ये जो बिल है वो लाया गया है। ठीक है, टेरिटोरियल एक्सटेंशन यानी कि ये जो बिल लाया गया है, नया रूल्स बनाए गए हैं, वो कहां तक सीमित है, वो इंडिया के जितने भी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है वहां तक ये लागू किया जाएगा। लोकसभा के द्वारा पास किया गया था 20 दिसंबर को, फिर राज्यसभा के द्वारा ये पास किया गया 21 दिसंबर 2023 को, एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी जो कि है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, उनके द्वारा पास किया गया 25 दिसंबर 2023 को। अगर हम बात करें लेजिस्लेटिव हिस्ट्री ऑफ दैट इज फर्स्ट चैप्टर ऑफ लोकसभा, बिल का जो टाइटल है, जो मैंने आपको सबसे पहले भी बताया, जो कि है भारतीय न्याय सेकंड संहिता बिल ऑफ 2023, या फिर सिर्फ आप भारतीय न्याय संहिता भी इसको बोल सकते हैं। ये जो बिल नंबर है वो 173 ऑफ 2023 बताया गया है। इसको होम मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा इसको कह सकते हैं इंट्रोड्यूस कराया गया है, जो कि 12 दिसंबर 2023 को इंट्रोड्यूस किया गया था ये। फिर उसके बाद काफी ज्यादा डिस्कशन होते हैं, फिर एक हाउस यानी कि सबसे पहले लोकसभा से वो बिल पास होता है, फिर लोकसभा से बिल पास होने के बाद वो बिल राज्यसभा में डिस्कस होता है, फिर वहां से पास होने के बाद भी वो एक रूल या लॉ नहीं बनता है, फिर उसके बाद वो जाता है प्रेसिडेंट के पास, एंड अगर उसे प्रेसिडेंट साइन कर देते हैं तो वो एक रूल और लॉ बन जाता है। अदरवाइज अगर वो साइन नहीं करते हैं तो ये बिल वापस से चर्चा के लिए सदन में जाता है, दोनों सदनों में, एंड अगर दोबारा से अगर फिर से प्रेसिडेंट के पास वो लेटर जाता है दोबारा से डिस्कशन के बाद, फिर उनकी वो मजबूरी बन जाती है और उसको वो साइन करना ही पड़ेगा उस लेटर को या फिर उस बिल को, एंड उसके बाद ये जो पूरी प्रक्रिया है किसी भी बिल को लॉ बनाने की वो
पूरी हो जाती है। यानी कि अगर कोई बिल संसद में जिसकी चर्चा हो रही है और वो लोकसभा या दोनों हाउसेस से पास हो जाते हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो बिल में मतलब सदनों से पास होने के बाद तुरंत ही एक्ट बन जाए। उसके बाद उनको प्रेसिडेंट के साइन भी जरूरी होते हैं। यहाँ पर कौन सी कमेटी रिस्पॉन्सिबल थी इस बिल को पास कराने के लिए? पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल थी। 20 दिसंबर को जिसने 20 दिसंबर 2023 में इसको पास किया गया पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा। वोटिंग समरी यहाँ पर लोकसभा में क्या था? मेजॉरिटी ने इसको वोट किया। ऑफ कोर्स इसी वजह से ये जो हमारा बिल है वो एक्ट के रूप में हमारे सामने आया। अगर हम बात करें राज्यसभा की, तो इधर भी बिल का जो टाइटल था वो सेम था। यहाँ पर जो रिसीव किया गया था इस बिल को राज्यसभा में, वो 20 दिसंबर 2023 को रिसीव किया गया था राज्यसभा में। मेंबर इन चार्ज कौन थे यहाँ पर? होम मिनिस्टर अमित शाह जी थे। फिर यहाँ पर राज्यसभा में ये कब पास हुआ? 21 दिसंबर 2023 में ये पास हुआ। मेजॉरिटी ने इसको इसके हक में वोट किए एंड इसी वजह से ऑफकोर्स ये आज हमारे सामने एक्ट के रूप में सामने आया है। क्या? भारतीय न्यायिक संहिता। और आईपीसी को अब हटा दिया गया है, उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है? भारतीय न्यायिक संहिता। सो आई होप दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे भारतीय न्यायिक संहिता। आई होप आपको ये आज की वीडियो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और अच्छी भी लगी होगी। एंड इफ सो प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल, डू लाइक द वीडियो एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। एंड मिलेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में और भी ऐसी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।